हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम्हें पाना है, उस चीज़ पर नहीं जो तुमने खोया है। यानी कि आपने अपने पास्ट में क्या किया है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अब आगे आप क्या चाहते हैं, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी तक आपका रिजल्ट अगर निगेटिव रहा है, आप उसमें फेल होते रहे हैं, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपको उस पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आप पिछला सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होंगे। इसलिए आप हमेशा आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए सोचिए। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ हैं कि सप्ताह भर पहले मिलेगी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान, और दूसरी न्यूज़ है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का रास्ता, जलवायु न्याय। ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का दंश देश बहुत बार झेल चुका है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन की घटना हुई है। 100 से ज़्यादा अब भी लापता हैं। पूर्वानुमान के अभाव में लोग तबाही के शिकार होते रहते हैं, लेकिन अब जल्द ही पृथ्वी सिस्टम मॉडल के जरिए इन आपदाओं का पूर्वानुमान मिल सकेगा। हिमस्खलन, हिमपात, चक्रवात और बादल फटने से व बाढ़ जैसी तमाम प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान एक सप्ताह पहले मिल जाएगा। नोएडा के राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी सिस्टम मॉडल तैयार किया है। इसके लिए पृथ्वी मॉडल विगत वर्षों का डाटा और वर्तमान प्राकृतिक स्थिति व सैटेलाइट से मिली ताज़ा तस्वीरों को आधार बनाकर सुपर कंप्यूटर पर डाटा एनालिसिस करेंगे। इसके आधार पर एक सप्ताह बाद बनने वाली स्थिति सामने आ सकेगी। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का रास्ता, जलवायु न्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 में कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का रास्ता जलवायु न्याय से होकर गुजरता है। जलवायु न्याय के मूल में बड़े दिल वाले होने का सिद्धांत है। जलवायु न्यास से तात्पर्य भविष्य की बड़ी और दीर्घकालिक तस्वीर के बारे में सोचना भी है। जलवायु न्याय का मतलब विकासशील देशों को आगे बढ़ने के लिए स्थान देना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह दुखद सत्य है कि पर्यावरण में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं से गरीब और असमर्थ लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल। इसमें एक न्यूज़ है हमारे लिए कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की संवैधानिकता पर सीनेट की मोहर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में महाभियोग की कार्रवाई की संवैधानिकता पर हुए मतदान में 6 रिपब्लिकन सदस्यों ने अपने डेमोक्रेटिक सहयोगियों का साथ दिया है। सीनेट ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग कार्रवाई की संवैधानिकता पर 44 के मुकाबले 56 वोट से मोहर लगाई है। इसके साथ ही अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। महाभियोग के तहत पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। मंगलवार को भी सुनवाई के दौरान ट्रंप द्वारा समर्थकों को भड़काने से जुड़ा एक 13 मिनट का वीडियो सीनेट ने दिखाया। दलीलें रखने की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई। दोनों पक्षों को 16-16 घंटे दिए जाएंगे। इसके बाद 100 सदस्यीय सीनेट ने ट्रंप के महाभियोग पर मतदान होगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों के सदन में 50-50 सदस्य हैं। ट्रंप पर महाभियोग के लिए सीनेट को इस प्रस्ताव को 67 वोटों के साथ पारित करना होगा। नेक्स्ट पेज हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि सरकार के पूर्वानुमान से बेहतर रहेगी इकोनॉमी की रफ्तार, और दूसरी न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के फैसलों के आर्थिक असर पर होगा अध्ययन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। देश की आर्थिक दशा में तेजी से सुधार हो रहा है और सुधार की गति सरकार व दूसरी एजेंसियों के अनुमानों से भी बेहतर दिख रही है। एसबीआई की बुधवार को जारी शोध रिपोर्ट बताती है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत को इकोनॉमी में गिरावट 7% पर सिमट जाएगी। पहले इस एजेंसी ने 7.4% गिरावट रहने का अनुमान बताया था, जबकि केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान 7.7% गिरावट का था। विकास दर के ताज़ा अनुमान केंद्र सरकार की तरफ से इस महीने के अंत में जारी किए जाएंगे, जब तस्वीर आर्थिक
अधिक साफ होगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर में गिरावट लगभग 24% रही थी। अर्थव्यवस्था के मिल रहे संकेतों के आधार पर एसबीआई ने कहा है कि 2 तिमाहियों के बाद अक्टूबर-दिसंबर 2020 की तिमाही में भारतीय इकोनॉमी की आर्थिक विकास दर 0.3% रहेगी, जबकि जनवरी-मार्च 2021 की तिमाही में यह और सुधरकर 2.5% तक पहुंच सकेगी। एसबीआई की रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक इकोनॉमी के विभिन्न संकेतकों में से 51% उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के चुनिंदा फैसलों के आर्थिक असर का अध्ययन शुरू किया है। आयोग यह भी जानने की कोशिश कर रहा है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन संस्थानों ने फैसले सुनाए थे वे पूरे हुए हैं या नहीं। जयपुर स्थित कर्ट्स इंटरनेशनल को गोवा में मोपा हवाई अड्डे के निर्माण पर रोक लगाने, वहां लॉ एस खनन को रोकने तथा तमिलनाडु में स्टरलाइट के तुतीकोरिन संयंत्र बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने को कहा गया है। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है चीन के चंगुल में ना फंसने पाए म्यांमार। भारत को अमेरिका को इसके लिए समझाना चाहिए कि म्यांमार को लेकर व्यवहारिक रणनीति अपनाए। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी द्वारा। दूसरा आर्टिकल है संसदीय परंपरा का सराहनीय पहलू, भिन्न दल और विचारधारा के होते हुए भी आपस में बेहतर संबंध और संवाद कायम रखा जा सकता है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है शिक्षा प्रशासक प्रणय कुमार द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है निरुत्तर विपक्ष। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कृषि बिल को लेकर बोला था, उस पर अब विपक्ष निरुत्तर हो गया है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। बीते दिनों म्यांमार में हुए सैन्य तख्ता पलट के साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं। इनमें एक प्रश्न है कि क्या भारत के इस अहम पड़ोसी देश पर पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाएंगे और वह फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ जाएगा और वहां वैसे हालात बन जाएंगे जैसे लोकतंत्र की शुरुआत से पहले बने हुए थे। 2010 में भारत यात्रा के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने म्यांमार के साथ सक्रिय संवाद वाली भारतीय नीति की आलोचना की थी। हालांकि कुछ महीनों के भीतर खुद ओबामा ने भी वैसे ही नीति अपनाई थी। फिर 2012 में उनका ऐतिहासिक म्यांमार दौरा हुआ। अब म्यांमार पर प्रतिबंधों का साया फिर से मंडरा रहा है। तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? भारत की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। दोनों देशों के बीच बंगाल की खाड़ी में 725 किलोमीटर लंबी तटरेखा भी है। नई दिल्ली म्यांमार को दक्षिण पूर्व एशिया में अपने द्वार के रूप में भी देखती है। भारत अपनी ईस्ट नीति के माध्यम से व्यापक आर्थिक एकीकरण में भी लगा हुआ है। म्यांमार और भारत के समक्ष कई साझा खतरे भी हैं। इनमें से एक ताकतवर होते बिगड़ैल चीन से भी है। बीते दिनों हुए सैन्य तख्तापलट ने म्यांमार को लेकर अमेरिकी नीति की एक बड़ी खामी को उजागर कर दिया है। वह सैन्य नेतृत्व के साथ कोई कड़ी नहीं जोड़ सकता। वास्तव में अमेरिका नवंबर 2019 तक म्यांमार के शीर्ष सैन्य नेतृत्व पर शिकंजे कसे रहा। रोहिंग्या मुसलमानों के दमन को नस्लीय सफाया कर देकर उसने दिसंबर 2017 से जनरलों पर वीजा प्रतिबंध लगाए रखने के साथ ही देश भर पर आर्थिक प्रतिबंध भी जारी रखे। म्यांमार की अति राष्ट्रवादी सेना चीन पर भरोसा नहीं करती। उसका मानना है कि म्यांमार की सेना और सरकार को साधने के लिए चीन वहां अलगाववाद की मदद करता है। म्यांमार के जनरलों को असल में चीन के साथ सू की बढ़ती नज़दीकियां भी खटक रही थी। यह नज़दीकी तब दिख रही थी जब 13 महीने पहले सी ने म्यांमार दौरे के दौरान 33 द्विपक्षीय संबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। यह 2 दशकों में किसी चीनी नेता का पहला म्यांमार दौरा था। जनरलों ने चीन पर म्यांमार की निर्भरता घटाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की थी ताकि वे लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंध बढ़ाकर अपनी विदेश नीति को संतुलन दे सकें। ऐसे में यह उनके लिए अंतिम विकल्प होगा कि उनका देश फिर से चीन के साए में न चला जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा से विदाई बेला पर भावुक दृश्यों के आलोक में भारतीय मन मिजाज और संसदीय परंपरा को बेहतर ढंग से जाना समझा जा सकता है। यह देश अपनी प्रकृति परंपरा में औरों से बिल्कुल अलग है। इसे किसी और चश्मे से
देखने पर केवल निराशा ही हाथ लगेगी, आधा अधूरा निष्कर्ष ही प्राप्त होगा। पर गहराई से उतरने पर कोई सहज ही अद्वितीय अनुभव और सार्थक जीवन मूल्यों की थापी पा सके जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेसी नेता आजाद के वक्तव्यों से भारत की महान संसदीय परंपरा का परिचय मिलता है। संसद परंपरा की मान मर्यादा, रीति नीति, संस्कृति का परिचय मिलता है। आज की राजनीति में कई बार इसका अभाव देखने को मिलता है। यह राजनीति की नई पीढ़ी के लिए सीखने वाली बात है कि भिन्न दल और विचारधारा के होते हुए भी आपस में कैसे बेहतर संबंध और संवाद कायम रखा जा सकता है, कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग और सामंजस्य का भाव विकसित किया जा सकता है। यह सहयोग समन्वय ही तो भारत की संस्कृति का मूल स्वर है। हमने लोकतंत्र को केवल एक शासन पद्धति के रूप में ही नहीं स्वीकारा, बल्कि उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया है। लोकतंत्र हमारे लिए जीने का एक दर्शन है, आचार व्यवहार संस्कार है। लोक मंगल की कामना और प्राणी मात्र के प्रति संवेदना ही हमारी सामूहिक चेतना का ध्येय है। उन्होंने अपने इस बयान से हम ऐसे सभी लोगों को गहरी नसीहत दी है जो विद्वेष एवं सांप्रदायिकता की विष बेल को सींचकर विभाजन की राजनीति करते हैं। आजाद के साथ बिताए गए पलों स्मरण को साझा करते हुए भावुक हो उठना, सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनके योगदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा करना प्रधानमंत्री मोदी की उदारता संवेदनशीलता का परिचायक है। नेक्स्ट आर्टिकल है निरुत्तर विपक्ष। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष को केवल बेनकाब ही नहीं किया बल्कि उसे निरुत्तर भी किया। शायद इसी कारण कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार करना पसंद किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने से इनकार करके इस आक्षेप को सही सिद्ध किया कि उनका एक तबका दूसरे से अलग व्यवहार कर रहा है। समझना कठिन है कि कांग्रेस एक ही मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग रवैये को अपनाए हुए है। हो सकता है कि यह भी उसकी कोई रणनीति हो, लेकिन यह तय है कि उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं कि वह कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रही है और ऐसा करते हुए उन तत्वों के साथ क्यों खड़ी है जो आंदोलनकारी नहीं है बल्कि आंदोलनजीवी हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने उदाहरण देकर आंदोलनजीवी और आंदोलनकारी के भेद को रेखांकित किया। आंदोलन के नाम पर हिंसा करने, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नफरत फैलाने वाले आंदोलनकारी नहीं कहे जा सकते। गणतंत्र दिवस पर उपद्रव के साथ टोल नाकों पर कब्जे की कोशिश यही बयान करती है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन में आंदोलनजीवी किस्म के लोग घुस आए हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, इन तत्वों ने इन आंदोलन की पवित्रता को कलंकित किया है। यह अफसोस की बात है कि किसान नेता इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज से। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि विराट कोहली की रैंकिंग में गिरावट। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के बल्लेबाजी सूची में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट्स ने 5वें स्थान पर खिसका दिया है। रूट्स को 2 पायदान चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली एक स्थान नीचे खिसक गए हैं। नवंबर 2017 के बाद से पहली बार कोहली से आगे हुए रूट शीर्ष रैंकिंग पर काविच विलियमसन से 36 और स्मिथ से 8 अंक पीछे हैं। ऋषभ पंत 700 रेटिंग अंक तक पहुंचने वाले देश के पहले फुल टाइम विकेटकीपर बन गए हैं, जिसमें वह बल्लेबाजों की शीर्ष सूची में 13वें स्थान पर बरकरार हैं। गेंदबाजों में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस मौजूद हैं। जेम्स एंडरसन छठे से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन गेंदबाजी सूची में एक एक पायदान के फायदे के क्रमशः 7वें और 8वें स्थान पर आ गए हैं। तो ये आज का यानी 11 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।